बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। उस नापाक हथियार की बात करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, इसलिए इस पर लिखा है पीओके में हारे, आतंक के सहारे। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस कहानी को विस्तार से आपको बताते हैं। आज भी भारत में बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया, इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। भारत सरकार से हम निवेदन करत हन कि ओकर जो पूरा परिवार है तेला सुरक्षित गांव गृह ग्राम पहुंचाए। सीपीसी रेंजर जो नेता अंशारियों पे गोलियां चला रहे हैं। तो कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने निहत्तों पर गोलियां बरसाई हैं और 2 मजदूरों पर हमला किया है। ये मजदूर ईंट भट्ठे में काम करते थे, जिन्हें निशाना आतंकियों ने बनाया है और एक बार फिर आतंक परस्त देश ने अपनी दखल यहां पर दी है। खौफनाक आतंकी हमला और 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। फिलहाल कश्मीर में एक बार फिर खौफनाक आतंकी हमला हुआ है, लेकिन हमले की खबर पाते ही क्या होता है, कुलगाम में हमले की खबर पाते ही चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, चाहे वो जमीन हो चाहे किसी खास जगह की। हर जगह सर्चिंग चल रही है, नेशनल हाईवे पर सर्चिंग चल रही है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर डॉग स्क्वाड की टीम लगी है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन इसके अलावा जहां तलाशी हो रही है, वहीं 2 मजदूरों के बारे में हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये दोनों कहां के रहने वाले थे। आप समझिए कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले दीपक कुमार और भूपेंद्र कुमार, ये दोनों बेहद ही गरीब थे और वहां पर काम करने के नजरिए से गए थे। नाम पूछकर मजदूरों की हत्या की गई। छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले थे। तो हो क्या रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ और है। इसके पीछे की कहानी इन तस्वीरों से साफ जाहिर होती है। पीओके में हारे, पाकिस्तान पीओके में पूरी तरह से घिर चुका। आजादी की मांग यहां पर हो रही है। पाकिस्तान परेशान है, मुनीर परेशान है और आतंक के सहारे यहां पर पीओके से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। एक नहीं, दोनों तस्वीरें यह बयां कर रही है कि आतंक के सहारे अब पीओके में ये हार चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्हें लगता है कि आतंक फैलाकर, भारत को दिखलाकर अपना काम निकालेंगे। इन तस्वीरों से जाहिर है कि पीओके में हो क्या रहा है। पीओके में कश्मीरियों की बगावत है और पीओके में कश्मीरियों की बगावत आजादी की मुहिम को लेकर बिल्कुल तेज हो चली है। लेकिन आतंक की क्रोनोलॉजी क्या कहती है? पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, संभाले नहीं संभल रहा है, हर तरफ आग है, आजादी की जंग लड़ी जा रही है, पीओके वाले हल्ला कर रहे हैं, उन्हें शांत नहीं करा सकते। अब देखिए इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के टूटने का खतरा यहां मंडराने लगा है। कहिए कि अंतिम मुहाने पर आके खड़ा है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? साजिश रची जा रही है कुलगाम टेरर अटैक की। कहने का मतलब कि आपको अगर ध्यान भटकाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा, वो भी भारत में। अब यहां देखिए, मकसद है पीओके से ध्यान अटकाना, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यानी लोगों के बीच एक खौफ का मंजर दुनिया के सामने कि हमारे यहां तो कुछ हो नहीं रहा, हमारे यहां शांति है, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि आखिर पीओके में क्या चल रहा है। तो पीओके में अशांति है, पाकिस्तान घिरा हुआ है, आसिम मुनीर थक चुका है, उसे डर लग रहा है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े होने तय है।
अनंतनाग से 15 किलोमीटर दूर कुलगाम में वैसा ही कायराना हमला हुआ जैसा पहलगाम में हुआ था। हिंदुओं की टारगेट किलिंग से कश्मीर की धरती थर्रा उठी, क्योंकि पीओके से बलूचिस्तान तक नाकाम हो चुका पाकिस्तान फिर आतंकी चाल उसने चली है। मुझे लगता है पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हो रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पीओजे में आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं। मुल्ला की मौत आती है तब वो कश्मीर की तरफ आता है। इस बार पाकिस्तान ने 2 मजदूरों की हत्या कर जो गलती की उसका बदला पीओके की अगस्त क्रांति से पूरा होगा। यह है एफसीपीसी और रेंजर, यह है एफसीपीसी रेंजर जो नेते हम शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के अड्डों को तबाह करने वाला भारत इस बार सिर्फ हमले तक नहीं रुकेगा, बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल सब बदल जाएगा। क्रोनोलॉजी आपने समझ ली, रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन एक समान चीज नजर आती है यहां पर। नाम पूछकर हमला, धर्म पूछकर हमला, तो क्या यह टारगेट किलिंग है? चलिए इसको समझते हैं। हुआ क्या? दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला होता है। आतंकियों ने ईंट भट्टे पर 2 हिंदू मजदूरों की हत्या कर दी। हमला कुलगाम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ। 22 अप्रैल 2025 को भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। तब इसी तरीके से नाम पूछकर 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दावा है कि इस बार भी आतंकियों ने नाम पूछकर हिंदुओं को मारा। हमले के बाद चारों तरफ से 2 किलोमीटर का जो इलाका है उसे सील कर दिया गया। जो मृतक है दोनों मजदूर, वो छत्तीसगढ़ से यहां मजदूरी करने कश्मीर आए थे। ईंट भट्टे पर कई प्रवासी मजदूर थे, लेकिन हिंदू सिर्फ 2 थे। बीते 2-3 साल में कश्मीर के ईंट भट्टों पर ऐसे ही आतंकी हमले हुए और उसके बाद पुलिस ने ईंट भट्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया ताकि पता चल पाए। और इस ईंट भट्टे पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसकी फुटेज को जांचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले में एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। शुरुआती जांच का जो फोकस है वो मोहम्मद लतीफ पर है, जो टीआरएफ का आतंकी है। और 9 दिन पहले अनंतनाग के लाल चौक पर इसी तरह का आतंकी हमला हुआ। 2 जुलाई के हमले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या हुई। इसके बाद पुलिस ने पूरी घाटी में तकरीबन 3000 लोगों से पूछताछ की थी। अनंतनाग हमले में भी आतंकी लतीफ के ही शामिल होने का शक है। दोनों घटना लतीफ ने ही अंजाम तक पहुंचाया है। चलिए अब देखते हैं उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं इस पर, सुनते हैं। एक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला चिंतित हैं, हो क्या रहा है, लेकिन हालात को संभालने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। जो 2 मजदूर मारे गए उनके परिजनों को सुनना भी जरूरी है। सुनिए। प्रशासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि उसका पार्थिव शरीर जो है हमारे ग्राम पंचायत बुंदेली में जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करेंगे, ताकि सब हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार यहीं पर होना है। शासन प्रशासन से गुहार लगा था कि अगर आगे जीवन यापन के लिए कुछ सहयोग राशि प्रदान करें। यही हम शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से, भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से हम निवेदन करत हन, मांग करत हन। 4-6 माह से ऊपर हो गए लगभग, गर्मी समय से वही थे। और ये बगल में जो घर बनाने का जो दिख रहा है वो उसी का है, तो अधूरा है। घर का काम पूरा कराने के लिए, वो कमाने के लिए ईंट भट्टा गया हुआ था। लेकिन जरूरी है कि यह हमला हुआ कैसे, इसे जरा समझते हैं, वो भी एआई की मदद से, और आपको बताते हैं कि हमला कैसे हुआ। जरा देखिए, ईंट भट्टे पर कई मजदूर काम कर रहे थे। जो प्रवासी मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ से गए थे, वो भी काम कर रहे थे। लेकिन तभी 2 आतंकी आते हैं और उस भीड़ में
पहचान पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो लोग, पता चलता है कि दोनों हिंदू हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, उन्हें अलग किया जाता है और फिर उन्हें गोली मारी जाती है। इसके बाद सुरक्षा टाइट कर दी गई, एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, एक एक गाड़ी की, और हर जगह चप्पे चप्पे पर अब तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। यह हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुलगाम में अटैक हुआ, कुलगाम में निहत्थे मजदूरों को गोलियां मारी गई, अब सुरक्षा टाइट कर दी गई है, एक एक की तलाशी हो रही है। इसके बाद अगली तस्वीर हम ला रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर का सहयोगी संगठन है, कह सकते हैं कि यह प्रॉक्सी संगठन है जो कि छिपकर वार करता है और काम करने का जो तरीका है वो अलग है। यानी जो फोर्स अलग से बनाई गई है, आतंकी फोर्स, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी टीआरएफ लेता है और इस हमले की जिम्मेदारी भी इसने ली है। तो कुल मिलाकर यह पूरी क्रोनोलॉजी आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अटैक हुआ। जो आतंकी संगठन है, लश्कर का जो सिस्टम कजन है, वो अपने तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो कुलगाम हमले में पता चला कि हमले में 2 आतंकी शामिल हैं। लतीफ भट्ट और उसका साथी वारिस शाह का नाम सामने आता है। लतीफ एलईटी कमांडर है, जबकि वारिस शाह टीआरएफ का। टीआरएफ नाम के आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली और टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लोकल संगठन है जो जम्मू कश्मीर में नॉन लोकल यानी बाहरी लोगों को निशाना बनाता है। कुलगाम हमले की जिम्मेदारी भी इसी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली है। टीआरएफ को भारत और अमेरिका ने आतंकी सूची में शामिल कर दिया है। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद आईएसआई के इशारे पर इसका गठन हुआ और टीआरएफ का जो सरगना है शेख सज्जाद कुर्ब, वो रावलपिंडी से संगठन को चलाता है, ऑपरेट करता है। हिट एंड रन और टारगेट किलिंग इस आतंकी संगठन की स्टाइल है और पहलगाम हमला भी इसी टीआरएफ आतंकियों ने अंजाम दिया था। अब जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक टीआरएफ को आईएसआई से सीधी मदद मिलती है, आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है कैसे ये संगठन काम करता है। चलिए, तो इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें ही खत्म नहीं हो रही है। हम आपको बताएंगे कि जो रक्षा विशेषज्ञ है इसे किस तरीके से किन एंगल्स पर देख रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि टीआरएफ कैसे काम करता है, इससे पहले किन घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया और इस बार जो उन्होंने अंजाम दिया है किसके इशारे पर दिया। फिलहाल टीटीपी का हमला, जिसमें 40 से ज्यादा अफसरों को मारा गया। आप समझिए, यहां पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, टीटीपी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद अंदर से टूटता जा रहा है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत पर हमले करता है। लेकिन टीटीपी को कैसे रोक पाएगा? फिलहाल आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान हर तरफ चल रहा है। 40 से ज्यादा अफसरों को टीटीपी ने अब तक मार गिराया है। तो पीओके में बगावत की आग जल उठी है। लोग सड़कों पर हैं, विरोध की आवाज लगा रहे हैं, आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज हमले कर रही है। यानी कि जलता पीओके जब नहीं बचा पाए तो आतंकी हमले करने लगा मुल्ला मुनी। समाबाड़ी के मुकाम पर भी एहतजाज शुरू हो चुका है। इसी तरह प्लेट में इस वक्त एहतजाज हो रहा है और तो पीओके में बगावत की आग आप देख पा रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी अछूती नहीं है। जो वहां की आवाम है, खासकर महिलाओं पर किस तरीके से अटैक हो रहा है, महिलाओं को गोलियां मारी जा रही हैं और यह तस्वीर पीओके की है। वहां की आवाम आजादी की मांग कर रही है, सड़कों पर है, लेकिन औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पीओके में जो कश्मीरी हैं, उन्होंने अपनी आवाज और तेज कर दी। लोग सड़कों पर चले आए क्योंकि महिलाओं पर गोलीबारी हुई, बच्चों को गोलियां मारी गई और पीओके की जब सड़कें लाल होने लगी तो इसके बाद क्या होता है वो हम अगली तस्वीर में आपको दिखाते हैं। इसके बाद पीओके जल उठा, सड़क पर कश्मीरी उतर गए और जो विरोध है पहले से कहीं और ज्यादा बड़ा और व्यापक हो गया। पूरी तरह से पीओके की सड़कें जल उठी, लोग अपना विरोध और उसका जो अंदाज है उसे और भी तेज कर दिया और भी ये अंदाज उग्र कर दिया। मुजफ्फराबाद वालों ने आज दिल खुश कर दिया जी। इंशाल्लाह रावलाकोट वालों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं मुजफ्फराबाद वाले। ये देखें, इंशाल्लाह जी रावलाकोट वालों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती की आज मुजफ्फराबाद वालों ने। लेकिन जलता पीओके आप देख पा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीरी खुद दिखा रहे हैं, गोलियों के जो खोखे हैं उसे हाथ में लेकर आते हैं और बताते हैं किस तरह उनके ऊपर दमनकारी
एक्शन हो रहा है। देखिए सुनिए। ये गोलियां ये लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। ये है एफसीपीसी और रेंजर, ये है एफसीपीसी रेंजर जो नेते हमशहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बैनुल-अक़वामी अदारे ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की होली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे नेता लोगों पर गोलियों की बौछार और इंटरनेशनल मीडिया से पीओके की आवाम का अपील करना यह बता रहा है कि बहुत हालात वहां पर खराब हैं। तो पाकिस्तान के कई राज्यों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पीओके जैसे अवैध कब्जे वाले इलाकों ने बगावत शुरू कर दी। बलूचिस्तान और खैबर ने भी अलग अलग होने का यहां ऐलान कर दिया है और इसके चलते मुनीर एक फील्ड मार्शल साबित होते जा रहे हैं। पीओके में आम कश्मीरियों के कत्लेआम को दुनिया देख रही है और इसके चलते शहबाज मुनीर पर इंटरनेशनल दबाव जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर आतंकियों को आगे कर रहे हैं ताकि दुनिया का जो ध्यान है वो भारत और आतंकवाद पर शिफ्ट हो जाए। दरअसल पीओके में पाक सेना अब तक 100 से ज्यादा हत्याएं कर चुकी है। लोगों ने खुद को पाकिस्तान से अलग आजाद घोषित कर रखा है। आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम कर रही है। मुनीर को क्या डर है? मुनीर को डर है कि यह कत्लेआम कहीं दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए। बस इसी नाकामी को छुपाने के लिए आतंकी हमले की साजिश रची गई और यह है पूरी कहानी। पृष्ठभूमि क्या है तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब इस पर एक्शन हो रहे और रिएक्शन आ रहे हैं। दोनों आपको सुनो। मुझे लगता है पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हो रहा है ताकि दुनिया का ध्यान जो है वो हट जाए पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पीओजे में आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो रही है। क्योंकि जो पाकिस्तानी बोलते थे कि कश्मीर हमारी जगलुर बेन है और कश्मीर तो वो पूरा जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान आर्मी का वो ध्वंस हो रहा है। इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो है इसके अंदर आसिम मुनीर को अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए और वो इसलिए समझता है कि उसने पहले अस्तना हासिल किया और इम्यूनिटी ली है फॉर लाइफ और उसके बाद कत्लेआम इस वक्त कश्मीर के अंदर जो किया जा रहा है ये बलूचिस्तान में से पहले से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा। तो आदिल रजा को भी आप सुन पा रहे थे, गति थोड़ी ज्यादा थी लेकिन मतलब की बात यह थी कि हम परेशान हैं, हम आजाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना अब ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, सनातन टारगेट अखिलेश की स्क्रिप्ट। समझिए कि क्या हो रहा है, सनातन पर कौन अटैक कर रहा है, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, पात्र कौन है, अभिनय कौन कर रहा है, जगह कौन सी चुनी, ये सब कुछ आपको बताएंगे, पूरा विश्लेषण समझाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप। जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा हो। ये भारत की आध्यात्मिकता पर आक्रमण है, ये भारत की श्रद्धाओं पर आक्रमण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर ये अशोभनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है। पप्पू यादव के पास अगर ताकत है तो इस्लाम में पैगंबर के खिलाफ बोल कर देखें। वो व्यक्ति भगवा चोले में आकर वो कह रहा है कि हम भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, हम भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। जिसका मैं अभी वीडियो देख रहा था वो सीधे कह रहा था अल्लाह का ही नाम रहेगा, अल्लाह ही सब कुछ है। एक महाक्रिमिनल भेष धारण करके और भगवान का फोटो लेके और दूसरों के चरण में गिर रहा है और चंदा चोरी का कह रहा, पुजारियों ने चोरी किया। भगवा पहन करके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका अपमान आप कर दिए। पहले फोटो लगाए थे, इसके बाद आपने जो है तो सपाइयों के चरणों में डाल दिया। इनको तो पहले ये साबित करें कि उसमें कौन से भगवाधारी ने चोरी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में
अयोध्या से बनी है जी, अयोध्या से जाएगी। यानी कि सनातन को बदनाम करने के लिए, टारगेट करने के लिए स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखी गई। अब तो यह भी पता चल गया कि स्क्रिप्ट किसने लिखी, लेकिन शुरुआत कैसे होती है, पहला पात्र कौन था। तो चलिए तस्वीर दर तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह पहला पात्र आप देखिए, डिंपल यादव यहां पर है, यानी दान पेटी। यह पूरी जो स्क्रिप्ट तैयार की गई उसकी मुख्य पात्र यहां पर डिंपल यादव दिखती है, और डिंपल यादव ने पहला बक्सा वहीं पर रखा। यानी डिंपल यादव को पहले पात्र के तौर पर वहां पेश किया गया कि टेबल लगी है, आप दान पात्र रखें, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। तो यह बिल्कुल इस पिक्चर में क्लियर, हालांकि बाद में हाथ धो लिया गया कि हम तो नहीं थे। चलिए अब लाइए, नौटंकी का मंच सजा, डिंपल यादव, बाद में पप्पू यादव आते हैं और पप्पू यादव को बिठाया जाता है। लेकिन जो वेश उन्होंने धर रखा था वो कहीं ना कहीं सनातन को अपमानित करने जैसा था, वो भी लोकतंत्र के मंदिर की उस परिसर में। तो डिंपल यादव को आपने देख लिया, लेकिन अयोध्या के सांसद कैसे बच सकते थे? अयोध्या के सांसद भी मौजूद थे। उन्होंने तो जो दान पात्र जो बनाया गया था उसे अपने सर पर रख लिया, और इन्होंने भी बाद में कहा कि हम तो थे ही नहीं भाई। लेकिन देखिए पूरी सच्चाई कैद हो गई, क्या चल रहा था संसद परिसर में। एक के बाद एक दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दोनों ही जगह अवधेश जी की जो भूमिका थी वो प्रासंगिक थी, और प्राथमिकता के तौर पर सपा के तमाम जो नेता थे अपनी अपनी अदायगी कर रहे थे और अपने आप को भुनाने की वहां कोशिश कर रहे थे। लेकिन खेल बिगड़ गया। खेल कैसे बिगड़ा, यहां तक तो आपने मंचन देख लिया, लेकिन उस खेल तब बिगड़ा कि अब लोग बैकफुट पर आने लगे। कहने का मतलब कि भाई हम इसमें शामिल नहीं थी, हमारी मंशा नहीं थी, सनातन का अपमान तो हमने किया ही नहीं। कुछ ऐसी ही पटकथा एक बार लिखी जाने लगी, और सनातन के अपमान पर जो साधु संत थे उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि ये बर्दाश्त अब नहीं होगा। तो साधु संत ने जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मन इतना पीड़ित है, दुखित है कि अब शब्द ही निकल रहे हैं, और मन तो कभी काल करता है कि ले गदा और ऐसा ऐसा मारो कि इन लोग का बुद्धि सही हो जाए। महाराज गजब बात करते हो। कभी किसी मौलवी का रूप धारण करके कभी इन्होंने प्रदर्शन किया क्या? कभी पोप बनकर इन्होंने कभी प्रदर्शन किया क्या? सिर्फ सनातन के अपमान का ही ठेका तुमने ले रखा है। लेकिन बीजेपी की सांसद पहुंच गई थाने, और जो विपक्षी नेताओं ने जिस तरह सनातन का अपमान किया उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दाखिल करने पहुंची थी। यानी कि लगा कि सनातन का यहां पर अपमान हुआ। हम सब यहाँ पर आए हैं, लोकतंत्र में आपको प्रोटेस्ट का यानी विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पे आघात करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं इन सभी सांसदों और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR लेकर रजिस्टर करने की मांग के लिए एक कंप्लेंट लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और इस पर कार्रवाई करी जाए। FIR दर्ज करवाने पहुंची तब तक पप्पू यादव को एहसास हो गया कि भाई बड़ी गलती हो गई, तो पैचअप कैसे किया जाए। तो पैचअप के लिए इन्होंने देखिए यहां पर रुद्राभिषेक इन्होंने शुरू कर दिया। कहने का मतलब शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी और यह बताने की कोशिश की कि हम सनातन के दुश्मन नहीं है। देखिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं पप्पू यादव। हालांकि पप्पू यादव इस चीज में माहिर है, कब पलट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपमान पर संत वर्सेस समाजवादी क्या है ये समझिए। संत कह रहे हैं कि ये माफी के लायक नहीं है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वेश की चिंता ना करें। संतों का कहना है कि अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अपमान बर्दाश्त नहीं। इधर संत कहते हैं कि सनातनी सड़क पर उतरेंगे, तो अखिलेश यादव कहते हैं वेश नहीं देश की चिंता करें। तो अलग अलग मंतव्य आ रहे हैं संत और अखिलेश यादव के बीच में। तो हम आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है इसके पीछे। इसे अपमान को लेकर संत समाज ने लोहा लेने की ठान ली है। संत समाज पीछे हटने को तैयार नहीं। बांसुरी स्वराज को आपने देखा, वहां पहुंच गए रिपोर्ट लगाने, लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को साफ सुथरा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राम मर्यादा है, सत्य है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, आस्था है, धर्म है, जिसे संसद परिसर में अपमानित करने की कोशिश हुई। राम की आस्था पर वोट की खातिर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है, जिसके किरदार पप्पू यादव हैं, लेकिन स्क्रिप्ट समाजवादियों ने लिखी। हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद ने प्लान बनाया। अखिलेश यादव का ग्रीन सिग्नल मिला और राहुल गांधी के इशारे पर चला वो ड्रामा, जिसमें भगवा का चीरहरण और संत को बंधक बनाने का स्वांग रचा गया। पप्पू यादव, राहुल गांधी, जिंदाबाद। 125 करोड़ सनातनियों को चोट पहुंचाने वाली इस नौटंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बीजेपी थाने में शिकायत कर रही है। अखिलेश यादव, पप्पू यादव और राहुल गांधी को चेतावनी दे रही है। भगवा पहनकर चोर का किरदार निभाना यह सनातन का अपमान है, राम की मर्यादा का मजाक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी तस्वीरें आपने देखी, यह बात बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को इस बात का एहसास है कि भारी नुकसान हो गया है और इसे कैसे पैचअप करना है। तो संतों के अपमान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक माहौल गर्म है। साधु संत पप्पू समेत अखिलेश और राहुल से नाराज हैं और ऐसे में वाराणसी में संतों के अपमान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पप्पू यादव के खिलाफ संतों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं विपक्षी सांसदों के खिलाफ भी थाने में शिकायत हुई है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद का जिक्र है। संतों के अपमान के बाद बीजेपी आक्रामक मोड में, काफी एग्रेशन में है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गई। डीसीपी ऑफिस में बीजेपी सांसद ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि इस मामले की पुलिस से जांच कराई जाए, साथ ही आरोप सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएं। बीजेपी सांसद ने बाकायदा विपक्षी सांसदों का नाम भी मेंशन किया है, जिसमें पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद शामिल है। दावा क्या है? दावा है कि अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद पप्पू यादव भगवा ड्रेस पहनकर चोर की उन्होंने भूमिका निभाई। फिर राहुल गांधी ने संतों का उपहास करने की पूरी कोशिश की और यही वजह है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल बिल्कुल क्लियर है, जो आरोप लगे हैं वो भी बिल्कुल साफ और सुथरे हैं। बाबा रामदेव क्या सोचते हैं इस बारे में, सुनिए। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर ये अशोभनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है और अक्षम्य अपराध है। छोटा सा 7 साल का बच्चा हो, अगर भगवे वेश में है, तिलक लगाया है, कंठी पहना है, तो हाथ कांपते हुए बुजुर्ग 90 साल का उस 7 साल बच्चे को प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्या उस बच्चे को प्रणाम कर रहा है? नहीं, उस स्वरूप को, उस भेष को, उस चोले को, उस भगवे रंग को प्रणाम कर रहा है। मन इतना पीड़ित है, दुखित है कि अब शब्द ही निकल रहे हैं और मन तो कभी काल करता है कि ले गदा और ऐसा मारो कि इन लोग का बुद्धि सही हो जाए। लेकिन पप्पू यादव अब सोच में पड़ गए, क्योंकि विरोध की जो लहर है, विरोध का जो स्वर है, वो लखनऊ में भी, लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ में सनातन का अपमान करने पर पप्पू यादव का पुतला फूंक दिया गया। इसे देखिए जरा फुल फ्रेम। तो सड़क पर जो पुतला दहन हो रहा है वो पप्पू यादव का विरोध हो रहा है, जिन्होंने सनातन का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बच नहीं पाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी दुर्दशा उसी तरीके से लोगों ने कर दी। ये भी लखनऊ की सड़कों से तस्वीरें सामने आई। पप्पू यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव, राहुल गांधी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जो सनातन रक्षा दल है, उन्होंने पप्पू यादव पर 51,000 का इनाम रख दिया है।
यानी कि अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या कुछ कहा है ये भी सुनना जरूरी है। देखिए सड़कों पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोबाइल पीछे यार, आईडी पीछे यार, आईडी पीछे रखो। घोषणा कर रहा हूँ कि भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी, सनातन द्रोही, राम द्रोही, महानालायक पप्पू यादव का जो सर काट के लाएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगा। तो 51 लाख की राशि रख दी गई। अब पप्पू यादव को सजा मिलेगी, ऐसा उनका मानना है। तो अलग अलग तरीके से देश के हर कोने में इस तरह का प्रदर्शन जारी है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर सनातन का अपमान क्यों किया गया, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चलिए, संसद परिसर में संतों का अपमान अब देश भर में पहुंच गया है। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव पर हिंदू संगठन ने इनाम का ऐलान कर दिया। सनातन रक्षा दल ने पप्पू यादव पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। पप्पू यादव को सनातन विरोधी बताते हुए अपनी नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पप्पू यादव अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं। पप्पू यादव के खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पप्पू पर हत्या, धोखाधड़ी, रंगदारी और धमकी जैसे मुकदमे हैं। और ऐसे इंसान का सांसद बनना ही अपने आप में सवाल खड़े करता है। संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि इससे पहले भी पप्पू यादव सनातन का अपमान कर चुके हैं। सितंबर 2025 में धर्मगुरुओं को लेकर उन्होंने अमर्यादित बयान दिया था। मई 2025 में पप्पू ने हिंदू धर्मगुरुओं को फ्रॉड बताया था। जनवरी 2015 में पप्पू यादव ने दलितों को धर्मांतरण की सलाह दी थी। और अब भगवा वेश में पूरे संत समाज का पप्पू यादव ने अपमान किया। और ऐसे में पप्पू यादव और जिनके इशारे पर सनातन का अपमान हुआ, उन सभी के खिलाफ संतों ने संसद की सदस्यता खत्म करने की मांग रख दी है। तो जो संत समाज है वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। पप्पू यादव के लिए एक प्रसाद है, ये मुझे अगर मिल जाए तो मैं इसको ऐसी ऐसी 10 खड़ाऊ मारूंगा और ये उसका दंड होगा और भविष्य में उसकी सद्बुद्धि उसे मिले, ऐसी राम जी से मैं कामना करूंगा। प्रकार से उसने भगवा वस्त्र धारण करके भगवान की फोटो तक नीचे पटक करके और अवधेश को चरणों में गिर गया, अवधेश प्रसाद के। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से साजिश के तहत ये संत समाज को अपमान करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी, राम विरोधी मानसिकता है। जो लोग राम मंदिर को बनाने से नहीं रोक पाए, अब वो राम को अपमानित कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है। और पप्पू यादव का तो मैं ऐलान करता हूं अयोध्या से कि पप्पू यादव को और जहां भी पप्पू यादव मिले वहां सभी सनातनियों को जूता और चप्पलों से ऐसे पप्पू यादव का स्वागत होनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेनजी की। हाँ, वही जेनजी जो कुछ दिन पहले तक छात्र आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री तक को अपशब्द कह रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि मोदी ने जेनजी को बचा लिया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, एक एक कर तस्वीरों से समझिए जरा। लाइए जरा तस्वीर लाइए। पहले प्रधानमंत्री को गाली दी, जमकर गाली दी, ढेर सारे अपशब्द कहे, जो नहीं कहना चाहिए वो कहे। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री से माफी मांग जा रही है। जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी को नीचे से निकल जाओ और जो अंदर निकल जाओ। सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती हूँ। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। सवाल ये है कि 15 साल में इतनी गालियां कहां से आ गई। चलो कुछ और तस्वीर देखते हैं। पहले पीएम को गाली थी, ऐसी ऐसी गालियां जो आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद माफीनामा है और माफीनामा भी ऐसा नहीं, आपको साफ एहसास होगा कि गलती इस बात की नहीं कि भाई हमें माफी मांगनी है, बल्कि भीतर एक डर भी है। सुनिए। इंडिया सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। पीएम ने माफ किया
लेकिन पीएम की माफी में एक पूरी लाइन कह सकते हैं कि जो गुमराह थे उन्हें राह दिखाई है। फिलहाल कुछ शरारती बच्चों ने किस तरह से भद्दी गालियां दी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कैसे कहा, किस अंदाज में कहा, वो भी देखिए। ऐसे जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। तो पीएम ने आखिर में कहा कि इस देश को आगे बढ़ाना है, सब मिलकर काम करें। लेकिन माफीनामे के बाद वो लड़कियां जिन्होंने प्रधानमंत्री को भद्दी बातें कही थी, उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। मेरे को उन्होंने माफ़ करा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को सेकंड लाइफ मिली है। एज इन मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, मुझे नहीं लगा था मुझे माफ़ी मिलेगी इस चीज़ की। मुझे था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। बट एकदम से उन्होंने मुझे माफ़ करा। मैं लिटरली रोने लगी कि मैंने जिसके लिए इतना गंदा बोला, जिन लोगों ने मुझे भड़काया कि वो ऐसे वैसे, वही उसी इंसान ने आज मुझे माफ़ करा है। मैंने बल्कि इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे उसके बाद भी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। गलती का एहसास होना बड़ी बात है और माफ़ कर देना उससे भी बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री ने माफ़ किया, जो भटक गए थे उन्हें रास्ता दिखाया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको साथ मिलकर आगे चलना है। चलिए, तो ये पूरी कहानी है, प्रधानमंत्री ने कैसे माफ किया है इन बच्चों को। तो जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को गाली देने वाले माफी मांग रहे थे। प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां को गाली देने वाली लड़की भी सामने आई। उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री से माफी मांगी। कहा यह मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मैं बहकावे में आ गई थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर फिर एक रील शेयर किया। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने गाली देने वाले बच्चों से नाराजगी जताई। पीएम ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं। हमारी बेटियों द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल चिंता का विषय है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर सही रास्ता दिखाना। आगे उन्होंने कहा ये गुमराह बच्चे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गलतियां होती हैं, बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर मिलता है, इसलिए भद्दी भद्दी गालियां देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा। हालांकि बच्चे काफी खुश हैं कि जिनके लिए इतना बुरा कहा उन्होंने एक झटके में माफ कर दिया। प्रधानमंत्री को सुनिए। भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दमखम दिखा रहा है। तो भारत के युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। भारत अब अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, वो भी उन्हीं बच्चों की मदद से, उन युवाओं की मदद से। लेकिन जंतर मंतर पर जितने भी बच्चे पहुंचे थे वो गुमराह थे। उन्हें बहकाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। अपनी जरूरत के हिसाब से कॉकरोच छाप प्रदर्शनकारियों ने इन मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने
जाल में फंसा लिया, उन्हें चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री को गालियां दिलवाई। आज वही बच्चे इस शर्मनाक हरकत पर माफी मांग रहे हैं। वो अपनी गलती पर प्रायश्चित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास इसलिए भी हुआ क्योंकि इनके खिलाफ जगह जगह मुकदमे दर्ज होने लगे, जिससे ये लोग डर गए और अपना करियर चौपट होने के डर से माफी मांगने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन्हें माफ कर दिया, लेकिन इस माफी की जगह अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती, अगर यही लोग भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राजा को गाली देते, तो क्या इतनी आसानी से इन्हें माफी मिल जाती? जवाब है नहीं। अब आइए एक एक कर बताते हैं। जर्मनी में राजनेताओं के लिए सबसे कड़े कानून सुरक्षा कवच। वहां राजनेताओं का अपमान करना, गाली देना गंभीर अपराध माना जाता है। चीन की बात कर लीजिए, देश के राष्ट्रपति के अपमान पर सख्त कानून है। राज्यद्रोह और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। भारी जुर्माना के साथ 3 साल तक की जेल हो सकती है। सऊदी की बात कर लें, क्राउन प्रिंस को गाली देने पर कठोर कारावास की सजा है। भारी जुर्माने के साथ देश से निकालने जाने की कड़ी सजा भी दी जाती है। राजा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले आतंकवाद के दायरे में आ जाते हैं। और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को कानूनी पचड़ों में फंसने की जगह उन्हें बड़ी आसानी से माफ कर दिया। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी देश के बच्चों और युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। सुनिए। जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। तो प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं। अजीत डोभाल को आपने सुना, युवाओं को राह दिखा रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि देश कैसे आपके जरिए आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज आंध्र प्रदेश को सौगात दी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे और एयरफोर्स के स्पेशल विमान से आंध्र प्रदेश वो पहुंचे। तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री जब पहुंचे आंध्र प्रदेश की धरती पर, भव्य स्वागत हुआ। तकरीबन 13,500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विकास की नई इबारत लिखी आज और भोगपुरम एयरपोर्ट का तोहफा दिया। कहने का मतलब उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके पीछे, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल 18,000 करोड़ की सौगात आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री के हाथों। भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर जहां पर प्रधानमंत्री को बताया गया कि भोगपुरम एयरपोर्ट कैसे इतना व्यापक है, बड़ा है, खास है, वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री की कसीदे गढ़े। जरा सुनिए। is the only one leader in the democratic world with the knowledge, the technology and the ability to carry 144 crore people and make this nation forward. For the last 12 years, all of us have to compare tremendous track record, digital public infrastructure. Today I can say proudly, world largest transactions, digital transactions are happening not in America, not in China, but in India. That is the credit Narendra Modi ji has done.
लेकिन डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी उसी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को अतुल्य कहा। ये भी देखिए। కొత్తతరానికి ఏం తెలుసు ఆయన పడ్డ కష్టం ఒక్క రోజు भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी को सत्ता से हटा सके। हम सब आपके साथ हैं। శత్రు దేశాలు पीएम मोदी को दी गई गालियों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका अपमान हमें अपना अपमान लगता है। ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి। तो प्रधानमंत्री ने विकास की नई इबारत लिखी, करोड़ों की सौगात दी, नया एयरपोर्ट सामने था और ऐसे में आदिवासियों को कैसे बढ़ाएं, कैसे उन्हें मुख्यधारा में लाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपनी दिशा तय की और बताया कि कैसे हम काम कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 18,000 करोड़ की सौगात दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास की तारीफ की, कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश डबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि से जोड़ा, पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा और इस एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा है। मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम ने जहां आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है और ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र प्रदेश की ग्रोथ चेन को बढ़ावा देगा, युवाओं के बेहतर भविष्य का एक लॉन्च पैड है। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि उसका मतलब भी समझाया। अब प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री सीधे वहां से मैसूर पहुंचे और मैसूर पहुंचकर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में पूजा की, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो वहां पूजा पाठ भी उन्होंने की, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन भी अपने कर कमलों से किया। यानी स्वामी विवेका को मानने वाले, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले प्रधानमंत्री ने आज निरंजन मठ में स्वामी विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन किया। तो पीएम मोदी की बड़ी सौगात आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, विकास की राह में कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। देश के युवा प्राथमिकता है, प्रासंगिक है और देश के युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। जेनजी से बहुत अपेक्षाएं प्रधानमंत्री को हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ उड़ते हैं। धमकी या होंगे धमाके, मतलब यह है कि अब तक जो हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, क्या इसके आगे भी कुछ होगा? हाँ, होगा। कैसे होगा? क्योंकि 28 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं। एक बैठक होती है, एक प्लानिंग होती है और इस बैठक के जरिए बहुत कुछ तय होता है। यानी ईरान पर हमले का पूरा रोड मैप 28 जुलाई को तय होता है। लेकिन 31 जुलाई को क्या होता है? अगली तस्वीर लाइए। 31 जुलाई को अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होती है। यहां ट्रंप जीत जाते हैं, 1 नंबर से पास हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि जो युद्ध रुक सकता था अब रुकेगा नहीं। अब
ट्रंप अपनी मन की करेंगे और इस वोटिंग में 50 वोट से एक वोट से ट्रंप की यहां पर जीत होती है। हमले को रोकने वाला यह प्रस्ताव था। अब देखिए अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन पर अमेरिकी हमले हुए, 100 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, एयर स्ट्राइक की गई, धमाके बहुत विशाल थे। तो अमेरिका का 10 ईरानी शहरों पर हमला और 100 से ज्यादा मिसाइलों से एयर स्ट्राइक की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका ने अपना मंसूबा साफ कर दिया। अमेरिका ने सोच लिया है कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक एयर स्ट्राइक की यह तस्वीर और जो आसमान में चमक उठती है वो एक धमाके के बाद दिखाई देती है। एक एक कर उस एयर स्ट्राइक की तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर नंबर 1। अब इसके बाद तस्वीर नंबर 2 दिखाते हैं। जरा 2 नंबर तस्वीर लाइए, ईरान पर एयर स्ट्राइक की 2 नंबर तस्वीर। और उसके बाद हम तस्वीर लाते हैं और तस्वीर देखते जाइए। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जॉर्डन पर जो हमला हुआ उसका बदला कैसे लिया गया और ईरान के उन चिन्हित जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो ईरान पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर नंबर 2 आप देख पा रहे हैं। चलिए इसके बाद 3 नंबर की तस्वीर लाइए। ईरान पर एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और ये धमाके छोटे मोटे धमाके नहीं थे, बल्कि बड़े और मजबूत और भारी वॉरहेड का इस्तेमाल इसमें किया गया और पूरे शहर को दहला दिया गया। तो ईरान पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर नंबर 3 और एक और तस्वीर जरा देखिए, इसके बाद लाइए तस्वीर। ये ईरान पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर नंबर 4 है। इस धमाके को भी जरा महसूस कीजिए। ईरान के खिलाफ एक बार फिर ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं। एक बार फिर ट्रंप जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए। एक बार फिर ईरान दहलेगा, एक बार फिर खाड़ी में विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि ट्रंप के सब्र का बाण अब टूट चुका है। तो क्या खाड़ी में फिर से तबाही का बटन दबाया जा चुका है? क्या एक बार फिर अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक के मूड में है? कम से कम ट्रंप की बातों से यही लगता है कि एक बार फिर भीषण जंग शुरू होने वाली है। I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. अब जो हमले होंगे वो पहले से ज्यादा भीषण और घातक होंगे और ईरान में ऐसी तबाही मचाएंगे जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि एक बार फिर मेल मिलाप की सारी डोर टूट रही हैं और इसी के साथ ट्रंप के सब्र का बाण टूट रहा है, जो संकेत दे रहा है कि एक बार फिर ट्रंप एक्शन मोड में है। तो एक्शन मूड में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उनका रिएक्शन भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ईरान पर भरोसा क्यों नहीं है, सारी बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ समझाते भी हैं आपको क्या चल रहा है। यहां पर 28 जुलाई को ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से सीक्रेट मीटिंग की। यह मीटिंग ईरान पर एक नया हमले को लेकर की गई थी। 31 जुलाई को ही अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की जीत हुई थी। जीत हमला रोकने वाले प्रस्ताव को गिराने में कामयाबी से जुड़ी थी। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के पक्ष में 50 वोट जबकि विपक्ष में पड़े 49 वोट, यानी 1 वोट ज्यादा ट्रंप को मिले। अब जब यह प्रस्ताव सीनेट में पास नहीं हुआ तो ट्रंप को फ्री हैंड मिल गया। अब इस इम्तिहान में पास होते ही ट्रंप ने ईरान पर एक नए हमले का ऐलान कर दिया। मैरीलैंड स्थित कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। कहा उन्होंने कि हम उन पर तब तक हमला करेंगे जब तक ये ना कह दें कि और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन पर भरोसा खत्म होता जा रहा है क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, तथ्यों को गलत बताते हैं, यह ट्रंप ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते हैं, उससे कम कुछ भी नहीं। ट्रंप का यह बयान है। और ट्रंप के बयान के बाद आई रिपोर्ट में ईरान पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ कि ईरान पर यह हमला इस वीकेंड के खत्म होने से पहले किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य कार्रवाई का मकसद ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो अमेरिका की शर्तों के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हो जाए।
दावा क्या है? दावा यह है कि इस बार हमले ऊर्जा ढांचे जैसे बिजली उत्पादन केंद्रों पर होगा। इस बार हमलों में ईरान की पेट्रोलियम रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सकता है, जो बड़ी रिफाइनरियां हैं। तो प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ है, तैयारियां पूरी हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं? हमने कहा था कि ट्रंप कैसे सोचते हैं, सुनिए। We just want to win. Yeah, we just want to win. We're doing very well. We're hitting them very hard. And, at some point they're going to say, we just can't take it anymore. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. ऐसा आकलन किया जा रहा है कि शायद एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। यूएस की कोई स्ट्राइक छोटी तो हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी आर्मी है, तो स्ट्राइक तो बड़ी होगी। लेकिन ज़्यादा मुद्दे की बात ये होगी, एज अ स्ट्रैटेजी, आर्मी स्ट्रैटेजी जो हमने पढ़ी है वो ये है कि अगर एक प्रेसिडेंट या टॉप लीडर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से गुस्सा होता है तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। जो उसे गुस्सा दिखाना चाहिए वो अपने एक्शंस में दिखाना होता है। जो आदमी एक्टिंग करेगा, जो आदमी बार बार धमकियां देगा, जो बार बार बड़े हमले की बात करेगा, दैट शोज फ्रस्ट्रेशन। वो दिखाता है कि वो कितना लाचार हो रहा है कि उसका पिछला बड़ा अटैक छोटा हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपकी जरूरत से जुड़ी खबर अब आने वाली है। बात करेंगे एथेनॉल की। इस पर ढेर सारा बवाल हुआ, कई सवाल हुए, ब्लेंडिंग को लेकर सवाल हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये ब्लेंडिंग नहीं होती और विश्व में जैसे हालात थे तो पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता? 125 रुपए लीटर मिलता। चलिए आते हैं तस्वीरों पर। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार काफी गंभीर है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो आवाजें हो रही थी वो आवाजें इसलिए अब चुप हो गई हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि अगर ब्लेंडिंग नहीं होती तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे होते, लोगों की परेशानियां बढ़ गई होती। चलिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना यहां जरूरी हो गया था। संसद में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूरी जानकारी दी और यह बताया कि आखिर ब्लेंडिंग क्यों करनी पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि यहां ब्लेंडिंग की जरूरत आन पड़ी। तो कोशिश सरकार ने यह की कि जो आपदा आई पूरे वैश्विक स्तर पर उससे निपटा जाए, अपने नागरिकों को बचाया जाए, उन संसाधनों को बचाया जा सके ताकि हम आगे तक उस पर काम करते रहें। तो E20 पेट्रोल को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इस बीच सरकार ने शुक्रवार को संसद में इस पर जवाब दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल प्रोग्राम को लेकर जवाब दिया है। कहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें जब $135 प्रति बैरल पहुंच गई, तब अगर तेल कंपनियों ने पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग ना की होती तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 125 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाते। संकट के समय E20 से प्रति लीटर लगभग 30 रुपए की बचत हुई। दिल्ली में फिलहाल E20 पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है। सरकार ने एथेनॉल को लेकर जारी कई आरोपों पर जवाब दिया। गरीबों के हक का खाद्यान्न एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। E20 के लिए सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने E20 के माइलेज पर भी जवाब दिया। E10 ईंधन के लिए डिजाइन की गई BS3, BS4 और BS6 गाड़ियां जब E20 पर चलाई जाती हैं तो कैपेसिटी और उम्र के हिसाब से माइलेज में 2 से 6% तक की गिरावट आ सकती है। सरकार ने कहा वैज्ञानिक जांच के बाद ही E20 को लागू किया गया है, यानी सरकार ने फुल प्रूफ यहां पर व्यवस्था की थी। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसे लेकर वो भी सुनिए। यह समझना होगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की इंपोर्ट यानी कि कुल मात्रा में जो क्रूड ऑयल आता है उसमें जरूर फर्क पड़ा है। और अगर हम एथेनॉल की अपनी कॉस्ट देखें तो अलग अलग किस्म से जो निकाला जाता है उसमें कॉस्ट करीब 60-65 रुपए से 75 रुपए तक की उसकी खुद की कॉस्ट आती है। और जो पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप्स पे बेचा जाता है उसमें खाली पेट्रोल की कॉस्ट नहीं होती है, उसके साथ फ्रेट होता है, डीलर्स कमीशन होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट होती है और भारी भरकम राज्यों का टैक्स होता है। तो ये मानना कि 125-30 रुपए पेट्रोल होता अगर इसमें एथेनॉल ना मिलाया जा रहा होता तो ये आंशिक रूप से ठीक हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बचता है। इंपोर्ट बचने से जो भारी भरकम डॉलर वर्सेस रुपए के कमजोर होने से जो हमें भारी भरकम कॉस्ट देनी पड़ती है उसमें अंतर पड़ता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग ने आपको और हमें दोनों बचा लिया। इसका मतलब यह कि महंगाई की मार और थपेड़े खाने से हम और तमाम आप जितने लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी लोग बच गए। लेकिन एक आफत की बात करते हैं। आफत
उस आफत की जो प्राकृतिक आपदा है। अगस्त आया आफत लाया, तस्वीर जरा लाते हैं। अब देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की यह तस्वीर, ऊपर से चट्टानें कैसे गिर रही हैं और आफत यहीं पर दिखती है। तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ से चट्टान सड़क पर आ गिरी, लोगों की जान किसी तरह बच पाई। लेकिन अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से हम आपको दिखा रहे हैं। यहां 9 करोड़ की लागत से जो बना पुल था वो ध्वस्त हो गया, एक ही झटके में, एक ही आफत। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर लाइए। यहाँ बीएसएफ कैंप डूब गए, पेड़ों और छतों पर जवान किसी तरह अपनी जान बचाते हुए यहाँ नजर आए। जैसे चिड़िया रुक जाता है ना, ये है बाड़ेबेड़ा पोस्ट। बाड़ेबेड़ा पोस्ट का चारों साइड में इतना पानी हो गया जो हमको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, इतना जल्दी पानी आ गया जो एक दूसरे को पकड़ने फौज है। देख लो, बंदा एकदम चिड़िया जैसा है, चिड़िया जैसा, जैसे चिड़िया रुक जाता है ना, ये है बाड़ेबेड़ा पोस्ट। बाड़ेबेड़ा पोस्ट का चारों साइड में इतना पानी हो गया जो हमको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, इतना जल्दी पानी आ गया जो एक दूसरे को पकड़ने का। इतना पानी आ गया कि भागने का मौका नहीं मिला। लेकिन जलगांव की स्थिति आप देखिए, नदी में अचानक बाढ़ आ गई, तेज बहाव आ गया और लोगों ने किसी तरह पेड़ की डालियों पर शरण ले ली और अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ऊपर पेड़ पर लोग फंसे हैं, नीचे जो जलधारा है काफी तेज हो चली है, नीचे उतर नहीं सकते और जब तक रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक इसी पर आसरा बनाकर रखना होगा। किसी तरह अपनी जान लोगों ने बचाई है पेड़ पर चढ़। चलिए महाराष्ट्र के जलगांव से एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अचानक बाढ़ से नदी पूरे वेग में आती है और जो जलधारा है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी तेज जलधारा भी आएगी, तो बाढ़ के बाद जो बुझे हुए हालात हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तांडव है जल प्रलय। तो महाराष्ट्र के जलगांव से सब सीधे आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद गुजरात लाइए। आफत ये मानसून लेकर आया है, यानी गुजरात का हाल बेहाल कर रखा है और जो वहां पर तेज धारा है वो नदी नाले सब भर चुके हैं, शहरों के अंदर पानी का प्रवेश हो चुका है और जो जलधारा है उसका वेग आप समझ पाएंगे कि ये मानसून की दस्तक ही नहीं हुई बल्कि लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। हेलो गाइस। और फिर इसके बाद सूरत में 24 घंटे में 24 इंच बारिश हुई। आप समझिए कि वाटर लेवल कहां से कहां तक पहुंच गया और लोग सोचते रह गए कि जलधारा तो आई, लेकिन पूरी तरह पूरे इलाके को, जहां रिहायशी इलाका था, चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ गया। नाइट में अभी भी बढ़ रहा है पानी, कम तो नहीं जा रहा है। कंपनी वंपनी सब बंद है, पावर सब गया। तो लोग बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, सूरत के लोग बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। इधर उड़ीसा में पुरी में आप देखिए, यहां भी बाढ़ है। एक तो समुद्री इलाका, ऊपर से मानसून की बारिश और बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोग किसी तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि पानी में पैर डूबे हुए हैं, किसी तरह जो बिस्तर लगी हुई है उसके ऊपर दिन रात वहीं रहना हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है। उड़ीसा से ये तस्वीरें, जहां पुरी में बाढ़ के पानी में पूरा का पूरा गांव डूब चुका है। तो आपने देखा कि बाढ़ बारिश से आफत किस तरीके से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं आज के सूत्र की। तो आज का सूत्र युवाओं को लेकर है। स्वामी विवेकानंद का विचार इसमें है। वो कहते हैं युवाओं में आधुनिकता के साथ पारंपरिक संस्कारों, नैतिकता और वाणी पर संयम सबसे ज्यादा जरूरी है। सफलता या आधुनिक शिक्षा तभी सार्थक है जब भीतर मजबूत संस्कार और अनुशासन हो। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो जीवन को संघर्ष के लिए तैयार ना करे।
जिस प्रकार बिना नींव के मकान खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरह अच्छे संस्कारों के बिना जीवन में स्थायी सफलता या शांति नहीं मिल सकती। तो ये था आज का सूत्र। आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें मस्त रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्रहित की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।